हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टोटल जो आपका इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी से रिलेटेड करंट अफेयर्स है। पूरे एक साल का करंट अफेयर्स इसमें डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ लास्ट में कुछ प्रश्न यहाँ पे आपको दिए जाएंगे जो आपके जितने करंट अफेयर्स यहाँ पे मैं कराऊंगा उसी से रिलेटेड ही रहेगा और वहाँ पे उन प्रश्नों को आपको लास्ट में अटेम्प्ट करके जवाब देना है। इससे पता चलेगा कि आपको जो चीज़ें बताएगी वो समझ में आया कि नहीं। और इसका पूरा जो पीडीएफ है वो व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग पेड वाले में उनको भेज दिया जाएगा और जो पेड में नहीं है उनके लिए यहाँ पे आपको लिंक एक प्रोवाइड करा दी जाएगी। यदि आप लोग इंटरेस्टेड रहेंगे तो कमेंट करेंगे तो एक लिंक प्रोवाइड करा दूँगा मैं, तो वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ये जो है आपका घटना चक्र की एक आती है मैगज़ीन ईयरली करंट अफेयर्स की, उससे मैंने लिया है। तो जो यहाँ पे महत्वपूर्ण लगा वही चीज़ें यहाँ पे आपको कराई जा रही हैं, चूँकि आपके यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी इन्वायरमेंट ज्योग्राफी से रिलेटेड यहाँ पे टॉपिक हैं। और आप देख रहे हैं कि जो परीक्षाएं आपका फर्स्ट पेपर की हो रही हैं यूजीसी नेट की अभी 24 से ही चालू हुआ था, तो उसमें ये देखने को मिल रहा है कि वो करंट से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं प्रश्नों में। तो इससे आपको ये चीज़ें देखने से महत्वपूर्ण प्रश्न वहाँ पे जो आएंगे आप उसको कर जाएंगे। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला टॉपिक है कि सुखना झील को कानूनी इकाई का दर्जा दिया गया है। ठीक, अब कानूनी इकाई का मतलब यहाँ पे पूरा डिटेल समझ लेते हैं कि 2008 में दक्षिण अमेरिका का एक देश है जिसे इक्वाडोर कहा जाता है, चिम्बाराजू कोटापैक्सी यहाँ के ज्वालामुखी हैं और इसने अपने संविधान में प्रकृति के अधिकारों को मान्यता प्रदान करने वाला पहला ये देश है। तो एक फैक्ट यहाँ से आपका ये भी हो गया कि एकमात्र देश जिसने प्रकृति के अधिकारों को अपने संविधान में जगह दी है, तो पहला देश है आपका इक्वाडोर। न्यूजीलैंड के द्वारा अभी हाल ही में वानगानुई नदी है उसको जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया गया था। अपने यहाँ भी उत्तराखंड के हाई कोर्ट के द्वारा गंगा और यमुना नदियों को कानूनी इकाई का दर्जा दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगा दिया था। ठीक, वर्ष 2019 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने हरियाणा में जानवरों को कानूनी इकाई का दर्जा प्रदान किया था। ठीक, तो इससे ये चीज़ें आपका क्लियर हुआ कि कहाँ कहाँ पे उनको कानूनी दर्जा दिया गया था। मार्च 2020 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में सुखना झील को वहाँ का लिविंग एंटिटी यानी कि जीवित इकाई के तौर पे घोषित किया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजीव शर्मा और हरिंदर सिंह सिद्धू ने यह निर्णय किया। कब? वर्ष 2009 की एक याचिका में उसकी सुनवाई कर रहे थे वो, उस समय यह निर्णय दिया कि सुखना झील एक लिविंग एंटिटी यानी जीवित इकाई है, तो इसे कानूनी दर्जा भी मिल जाता है। झील के अस्तित्व को बचाने के लिए संघ राज्य क्षेत्र यानी चंडीगढ़, देखिए आपका पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है। ठीक, पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है और अपने आप में ये आपका एक यूनियन टेरिटरी भी है। तो संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के सभी नागरिकों को झील का लोको पेरेंटिस यानी माता पिता की तरह घोषित किया गया। इसके अलावा झील के अधिग्रहण क्षेत्र में नए निर्माण पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। सुखना झील अस्तित्व संरक्षण हेतु एक कानूनी इकाई व्यक्ति होगी, यानी कि सुखना जो झील है ये आप देख रहे हैं कि इसका चंडीगढ़ में जो आपका अधोसंरचना विकास है बहुत तेज़ी से हो रहा था, जिससे इसको वहाँ पे निर्माण वगैरह यहाँ पे इसके तटीय क्षेत्रों में किए जाने लगे और इसके अस्तित्व को बचाने के लिए ही इसे एक कानूनी इकाई या कानूनी व्यक्ति के रूप में दर्जा दिया गया। अब चूँकि आप जानते हैं, जैसे आप लॉ देखेंगे जब आप, तो कोई भी फर्म हो गया, कोई भी इंस्टीट्यूट हो गया, उसे एज एक लॉ पर्सन के तौर पे ट्रीट किया जाता है। जैसे एक व्यक्ति को जो कानून के दायरे में रख के उसे विभिन्न प्रकार के दंड का प्रावधान किया जाता है, उसी तरह से एक इंस्टीट्यूट हो गया या कोई स्कूल हो गया, ठीक, उन सभी के को एक
व्यक्ति के रूप में ट्रीट किया जाता है, उसके मालिक के ऊपर अर्थदंड या जो भी चीज़ें वहाँ पे आरोप लगाना है या जो भी दंड देना है वो दंड उसके मालिक को दिया जाता है। चंडीगढ़ प्रशासन ने निर्देशित किया है कि वह आर्द्र भूमि संरक्षण प्रबंधन नियम 2017 से इसे आर्द्र भूमि घोषित करें। पंजाब और हरियाणा सरकार को भी ऐसी अधिसूचना जारी करने को निर्देशित किया है। न्यायालय ने सुखना जलग्रहण क्षेत्र को क्षति पहुंचाने के लिए पंजाब और हरियाणा पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया। यहाँ पे देखिए, जैसा हमने बात किया कि सुखना जलग्रहण जो क्षेत्र उसका वाटर शेड एरिया जो आता है उसमें ये क्षति पहुंचाने के लिए न्यायालय ने 100 करोड़ रुपए दोनों राज्यों पे लगाया है। न्यायालय द्वारा पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्देशित किया कि सुखना झील वन्य जीव अभयारण्य की सीमा से कम 1 किलोमीटर क्षेत्र को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करें। और चंडीगढ़ में स्थित सुखना झील का निर्माण 1958 में प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बोजियर के द्वारा किया गया था। चंडीगढ़ की स्थापना भी ली कार्बोजियर ने ही उसका मैप बनाया था। अगला देखिए कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये आपका दादर और नागर हवेली और दमन दीव को विलय आपस में कर दिया गया, इन दो संघ क्षेत्रों को। और ये अधिनियम 2019 जारी किया गया। इसके अनुसार भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने दादर और नागर हवेली दमन दीव संघराज्य क्षेत्रों को आपस में विलय करने के लिए एक विधेयक संसद में प्रस्तुत किया था, जिसे संसद द्वारा पारित होने पर राष्ट्रपति की सहमति दे दी गई है। ठीक, राष्ट्रपति द्वारा 9 सितंबर 2019 को दादर नागर हवेली और दमन दीव विधेयक 2019 को सम्मति प्रदान किए जाने के पश्चात ये अधिनियम के रूप में परिवर्तित हो गया। दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव संघशासित प्रदेशों का विलय अधिनियम 2019 के उपबंध के तहत 26 जनवरी 2020 से प्रभावी हो गया। प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं करंट से रिलेटेड चीज़ें आपके इन्वायरमेंट में भी है और ये आपका जो करंट का महत्वपूर्ण मुद्दा भी हो जाता है। भारत का भूगोल भी आपके सिलेबस में है। यदि आप भूगोल के विद्यार्थी हैं तो ये चीज़ें आपको जानना अनिवार्य है। यहाँ से एक बात और जान लीजिए, विधेयक और अधिनियम क्या होता है। विधेयक जो है आपका जब दोनों सदनों वाला, जैसे मान लीजिए आप लोकसभा में कोई भी कानून जो बनाया जाता है या कोई भी कानून बनाना होता है, उसके लिए क्या करना होता है, एक फॉर्मेट तैयार किया जाता है, लोकसभा में उसे पेश किया जाता है, उस पर बहस होती है। जब वहाँ से बहस के द्वारा वो पास हो जाता है फिर राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा उसको या तो पास करे या फिर उसमें कोई संशोधन रिकमेंड कर दे या फिर उसे 14 दिन से अधिक समय पे रख ले, तो ये माना जाता है कि ये पास हो गया है और उसे राष्ट्रपति को भेज दिया जाता है। और जो राज्यसभा का रिकमेंडेशन होता है तो उसको मानने का जो बाध्य लोकसभा नहीं रहती है, वो करे या ना करे उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, तो जो विधेयक है जब ये राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति का जब विधेयक पे साइन हो जाता है तो वही विधेयक आपका अधिनियम बन जाता है, यानी एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। समझ में आई बात? तो कानून ऐसे बनते हैं। तो ये यहाँ पे देखिए, राष्ट्रपति ने जब साइन कर दिया उसके बाद ये क्या हो गया, अधिनियम का रूप। उसके पहले क्या था, ये विधेयक था। समझ में आई बात? तो 26 जनवरी 2020 ये प्रभावी हो गया। दादर और नागर हवेली दमन और दीव की राजधानी के रूप में दमन को निर्दिष्ट किया गया, यानी दादर नागर हवेली और दमन दीव दोनों को मिला के किसको राजधानी बनाया गया, तो दमन को बनाया गया है। इस अधिनियम के द्वारा संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन भी किया गया है। क्या संशोधन किया गया? वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश होंगे। अधिनियम 2019 के अनुसार दादर और नागर हवेली दमन और दीव संघराज्य क्षेत्र के लिए लोकसभा के 2 स्थान होंगे, यानी यहाँ पे जो लोकसभा की सीटें होंगी वो 2 सीटें होंगी, एक आपका दादर नागर में, एक दमन दीव में, और दोनों मिला के अब एक हो गया। तो इसलिए अब इसको दोनों को अलग अलग नहीं कहा जाएगा। अधिनियम 2019 के अनुसार दादर और नागर हवेली तथा दमन दीव के संघराज्य क्षेत्र का जो राज्य क्षेत्र होगा वो बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत उसका क्षेत्राधिकार रहेगा। यानी कि यदि इन 2 राज्य संघराज्य क्षेत्रों को जो आपस में विलय किए गए हैं, इनके किसी भी व्यक्ति के किसी अधिकारों का हनन हुआ है तो
वह मूल अधिकारों की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय में या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और ये जो इनका क्षेत्राधिकार होगा तो बॉम्बे उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार यहाँ तक सीमित रहेगा। अगला देखिए सतत विकास रिपोर्ट यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 जारी की गई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा पहल है विश्वव्यापी सर्वेक्षण है जिसके तहत सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रत्येक देश के द्वारा की गई प्रगति का आकलन किया जाता है कि कोई देश सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कितना योगदान दे रहा है। तो सर्वप्रथम 2006 में प्रकाशित होने के बाद यह वार्षिक रिपोर्ट सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के द्वारा उनके प्रदर्शन को ट्रैक करने और उन्हें रैंक प्रदान करने के लिए ये लेटेस्ट डेटा उपलब्ध कराती है। अब देखिए यहाँ पे क्या महत्वपूर्ण है। 30 जून 2020 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, ये देखिए आपका यूजीसी में एक बार प्रश्न भी पूछा था कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो SDSN का फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। फर्स्ट पेपर में पूछा गया था। सतत विकास रिपोर्ट 2020 सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2020 जारी की किसके द्वारा? SDSN के द्वारा जारी की गई। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के 166 राष्ट्रों के लिए सतत विकास लक्ष्य सूचकांक और डैशबोर्ड प्रस्तुत करती है। वर्ष 2020 की इस रिपोर्ट का जो विषय था, थीम था, क्या था? सतत विकास लक्ष्य और कोविड-19 इसका थीम था, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड कोविड-19 रखा गया। इस सूचकांक में देशों को उनके प्रदर्शन के आधार पे 0 से लेकर 100 तक अंक दिए गए थे। जिसका अंक 0 था ये सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देश थे, जो 100 पे था वो सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राष्ट्र माना गया। इसके पहले जो संस्करण थे उसमें भी आपका 3 नॉर्डिक कंट्री को इस वर्ष भी प्रथम 3 स्थान प्राप्त हुए हैं। अब देखिए इसमें कौन से नॉर्डिक कंट्री में जो हैं 3, आपका डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड। तो ये SDG में यहाँ पे देखिए 20 देशों के बारे में दिया गया है, जिसमें 10 प्रमुख की स्थिति है और इसमें 20 देशों में ज़्यादातर देश किसके हैं? OECD के जो देश हैं, सदस्य देश, वही हैं। SDG के देखिए 2020 में 10 प्रमुख देश, स्वीडन का नंबर 1 पे है। स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, ये याद रखिएगा टॉप 3। फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, USA, चीन। हाँ, यहाँ पे आपके लिए महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि चीन याद रखिएगा 117 भारत की रैंकिंग है, ठीक। यानी भारत से पहले, चूँकि पड़ोसी देश चीन है, इससे अक्सर प्रतिस्पर्धा देखी जाती है, तो संभावना रहती है कि इसे पूछा जाता है। तो 117 जो रैंकिंग है भारत की SDG रिपोर्ट 2020 में, और इसका जो पॉइंट था 61.9 है। इसी सूचकांक में दक्षिण एशियाई देशों का जो स्कोर था वो कितना था? दक्षिण एशिया में सबसे जो अच्छा स्कोर किसका है ये देख लिया जाए यहाँ पे। तो सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण स्कोर आपका भूटान है, फिर नेपाल, मालदीव है, फिर आपका नेपाल है, श्रीलंका है, फिर नेपाल है। तो दक्षिण एशिया में नंबर 1 भूटान, दूसरा मालदीव, तीसरा जो है आपका श्रीलंका, चौथा आपका नेपाल है, ठीक। और भारत से नीचे कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान है और केवल पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है, 2 देश, जबकि चीन भी आगे है और सभी देश आगे हैं भारत से। तो भारत का याद रखिएगा 117। ब्रिक्स देशों की बात करें तो ब्रिक्स में आपका, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बस भारत याद रखिएगा, ठीक। और कुछ पड़ोसी देश जो हमने बताए। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020, अब इसमें देखिए क्या है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी कि इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स का ये द्विवार्षिक रिपोर्ट है, जिसे येल विश्वविद्यालय यानी येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से ये निर्मित किया गया है। EPI में उच्च प्राथमिकता वाले पर्यावरणीय मुद्दों का प्रदर्शन के आधार पर विभिन्न देशों की रैंकिंग प्रदान की जाती है। इस सूचकांक का जो पहला संस्करण 2006 में चालू किया गया था। SDG का भी 2006 में, इसका भी 2006 में। 4 जून 2020 को पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया और इसमें जो है 180 देश भाग लिए। 11 श्रेणियों में 32 संकेतकों का उपयोग करके पर्यावरणीय स्वास्थ्य आधार पर रैंक प्रदान की गई। इसमें जो शीर्ष रैंक था डेनमार्क को था, 82.5 था।
और लाइबेरिया 22.6 स्कोर के साथ अंतिम पायदान पे था। ठीक, तो नंबर 1 पे आपका यहाँ पे एपीआई में डेनमार्क है, फिर लग्जमबर्ग है। 2 महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा ये। और अंतिम पायदान पे आपका लाइबेरिया है, म्यांमार है। ठीक, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की स्थिति की बात करें तो 180 देशों में भारत को 168वां स्थान मिला है। स्कोर इसका जो है 27.6 रहा है। और जबकि 2018 का जो रिपोर्ट था उसमें भारत में 177वां स्थान था, यानी कि कुछ यहाँ पे इसने सुधार किया है इसमें। अगला है जलवायु प्रदर्शन सूचकांक। अब देखिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जलवायु परिवर्तन आपका क्लाइमेट वाले में भी है और इन्वायरमेंट में भी है और आपका फर्स्ट पेपर में भी है, तो इसलिए ये और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मिंग इंडेक्स जो है ये अंतर्राष्ट्रीय जलवायु राजनीति में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जारी किया जाता है। इस सूचकांक का उद्देश्य होता है कि जलवायु संरक्षण पर महत्वाकांक्षी कार्रवाई करने में असफल देशों पर राजनीतिक और सामाजिक दबाव डाला जाए, साथ ही उन देशों को रेखांकित करना जिन्होंने जलवायु संरक्षण पर सबसे अच्छा काम किया है। तो इससे क्या होगा कि उनके अंतर एक और उत्सुकता आएगी और वो अच्छा काम करेंगे। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक पहली बार 2005 में जारी किया गया। 10 दिसंबर 2019 को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 मैड्रिड में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP25 के दौरान किया गया। देखिए 10 दिसंबर 2019 को जो ये जारी किया गया, कहाँ पे, स्पेन में हुआ था क्या, COP25 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 COP25 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जो 25वां सम्मेलन था, कहाँ पे हुआ, मैड्रिड स्पेन में। ये सूचकांक 4 श्रेणियों में यानी ग्रीन हाउस गैस, नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा उपयोग, एनर्जी यूज और क्लाइमेट पॉलिसी के अंतर्गत 14 संकेतकों पे देश के समग्र प्रदर्शन के आधार पे जारी किया जाता है। COP25 के अध्यक्ष चिली को पहली बार जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में शामिल किया गया है। कोई भी देश समग्र रूप से सभी सूचकांक श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं कर सका, इसलिए एक बार फिर समग्र रैंकिंग में पहले 3 स्थान खाली रहे। यानी कि जो सभी श्रेणियों में अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसे टॉप 3 में शामिल करते हैं। तो पिछले साल के अकॉर्डिंग इस बार भी 3 स्थान रिक्त रहे। वर्ष 2020 में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में स्वीडन ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। शीर्ष 3 स्थान रिक्त किए जाने के कारण स्वीडन सूचकांक में 4थे नंबर पे और यही आपका उच्च में है। डेनमार्क 5वें नंबर पे, मोरक्को आपका 6ठा है। ठीक, G20 समूह के केवल 2 देश हैं जो हाई परफॉर्मेंस करने वाले देशों की सूची में हैं, यूके और भारत। पहली बार चिली को 11वां स्थान मिला था और अंतिम स्थान जो है 61वां है USA। तो देख सकते हैं आप USA सबसे निचले पायदान भी इस सूचकांक में है। यह पहला अवसर था कि सऊदी अरब जो है अंतिम स्थान नहीं प्राप्त किया। तो पहला 3 छोड़ के आप देख लीजिए, यहाँ पे भारत को 9वां मिला है, स्वीडन डेनमार्क को 4-5 यानी पहला दूसरा। भारत में पहली बार जलवायु प्रदर्शन सूचकांक शीर्ष 10 में अपनी जगह इसने बनाई 66.20 के 02 की स्कोर के साथ। पिछली बार जो है 11वां स्थान था। जलवायु परिवर्तन पे पेरिस समझौता देखिए, ये महत्वपूर्ण है। तो 2015 में पेरिस समझौता हुआ था और ये आपका UNFCCC की जो पार्टीज थी उसमें क्या हुआ था कि हानिकारक जो गैसें हैं उसका उत्सर्जन कम करके ग्लोबल वार्मिंग से निपटने हेतु एक समझौता हुआ था। इसके तहत ये करना था कि 21वीं सदी का जो औसत तापमान है वो जो पूर्व औद्योगिक युग था उसके औसत तापमान के स्तर से 2 डिग्री से अधिक की वृद्धि नहीं होने देनी है। ये आप रट डालिए। ये आपके फर्स्ट पेपर में कम से कम 3 बार प्रश्न पूछा है कि पेरिस जलवायु समझौते के द्वारा निम्न में से कौन सा सही है। तो पूर्व औद्योगिक युग के औसत तापमान से 2 डिग्री से अधिक नहीं जाने देना है।
देश का प्रयास होगा कि वैश्विक जो ग्लोबल वार्मिंग वृद्धि है उसको 1.5 के स्तर तक ही रखा जाए। इससे क्या होगा, विकासशील देशों को कार्बन उत्सर्जन में कमी लक्ष्य करने की प्राप्ति के लिए $100 बिलियन प्रत्येक वर्ष देने की भविष्य में बात भी की गई है। यह समझौता 4 नवंबर 2016 से लागू किया गया। बैठक हुई थी 2015 में। 7 अक्टूबर 2019 को रूस ने पेरिस समझौते का अनुसमर्थन कर दिया है। ठीक, इसीलिए ये चर्चा में रहा। रूस पेरिस समझौते को औपचारिक रूप से शामिल हो गया और रूस ने इस समझौते को अप्रैल 2016 में ही हस्ताक्षर किया था, लेकिन वो राष्ट्रीय कानूनों के आधार पर इसे लागू करने में असमर्थ था। अब देखिए, अनुसमर्थन का क्या मतलब होता है कि जब वो अपने यहाँ जो है इस राष्ट्रीय कानून को लागू कर दे और पूरी तरह से वहाँ के संसद या जो भी लोग हैं उसका समर्थन मिल जाए। पेरिस समझौते को अनुसमर्थित करने के बाद रूस जो है पेरिस समझौते के प्रावधान का अनुपालन करेगा। हालांकि UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इसका फुल फॉर्म होगा, याद रखिएगा, पूछा गया है। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये आपका एक गैर एनेक्स देश के रूप में विकासशील देशों में जलवायु कार्यवाही को संचालित करने के लिए वित्तीय संसाधनों को उपलब्ध कराने हेतु बाध्य नहीं होगा। 4 नवंबर 2019 को USA ने जलवायु परिवर्तन से पेरिस समझौते से बाहर होने की बात की है और इसे संयुक्त राष्ट्र को एक औपचारिक अधिसूचना प्रेषित कर दी है। पेरिस समझौते के अनुच्छेद 28(1) और 2 के तहत 4 नवंबर 2020 को इस समझौते से बाहर हो जाएगा। कौन? अमेरिका। फरवरी 2020 में किर्गिस्तान और लेबनान की पेरिस समझौते का भी अनुसमर्थन करने के बाद जो पेरिस समझौते के पक्षकार देश हैं उनकी संख्या 189 हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की दूसरी सभा, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की दूसरी सभा जो हुई है ये कब हुआ था? फ्रांस और भारत का संयुक्त रूप से 30 नवंबर 2015 को पेरिस जो जलवायु सम्मेलन हुआ, तो पेरिस वाला कौन सा था? COP21 था। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यहीं पे लॉन्च किया गया और यह आपका संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है जिसका उद्देश्य था कि सौर ऊर्जा क्षेत्र में 2030 तक $1000 बिलियन से अधिक राशि का इन्वेस्ट करना, सदस्य देशों में 1000 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता और विकास की तैनाती का गति देना। औपचारिक रूप से स्थापना 6 दिसंबर 2017 को ही, मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। पहली जो सभा हुई थी इसका 3 अक्टूबर 2018 को आयोजित की गई थी और 31 अक्टूबर 2019 को नई दिल्ली में ISA सभा के अध्यक्ष और भारत सरकार के विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार RK सिंह ने ISA की दूसरी सभा का शुभारंभ किया। पहली 2018 में हुई थी। इस सभा में 78 देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया। एरिट्रिया, अब देखिए ये आपका ISA हमने आपको पढ़ाया है फर्स्ट पेपर में, पहला टॉपिक हमने यही कराया था। 31 अक्टूबर 2019 को ISA फ्रेमवर्क समझौते का हस्ताक्षर किए गए। 30 जुलाई 2020 तक की स्थिति के अनुसार 87 देशों ने ISA फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर कर दिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा गया है। 67 देशों ने इसका अनुसमर्थन भी किया। कितने देश? 67। 87 ने हस्ताक्षर कर दिया। अनुसमर्थन का मतलब हमने आपको बताया कि वो अपने देश में कानूनों को लागू करने के लिए तैयार हैं कि नहीं, यही अनुसमर्थन होता है। हस्ताक्षर से कोई विशेष मतलब नहीं होता। हस्ताक्षर से ये मतलब होता है कि हाँ, इससे सहमति दे दिया गया है। 15 जुलाई 2020 को ISA फ्रेमवर्क के समझौते में हुए संशोधनों के प्रभाव में आने के बाद अब संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। नहीं तो ये क्या करता था कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो कंट्री आती हैं उसी को इसमें शामिल किया जाता था। ISA सभा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का शीर्ष निर्णय निकाय है जो विभिन्न प्रशासनिक, वित्तीय और कार्यक्रम संबंधी मुद्दे को देखता है या निर्देशित करता है। अब देखिए यहाँ पे चक्रवातों या आपदाओं के बारे में दिया गया। ये आपदा आपके सिलेबस में कई जगह मेंशन है, इन्वायरमेंट में भी है, क्लाइमेट में भी है। ठीक, तो चलिए यहाँ से देखते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आया महाचक्रवात जिसका नाम था अम्फान, और ये किस प्रकार का चक्रवात है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ठीक, यह महाचक्रवात रहा, यानी कि सुपर साइक्लोन स्टॉर्म के रूप में इसे पूर्वी भारत, विशेषकर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से प्रभावित हुए।
20 मई 2020 को यह महाचक्रवात दीघा बीच पश्चिम बंगाल के निकट से टकराया था। उड़ीसा में वर्ष 1999 में आए महाचक्रवात के बाद यह पहला महाचक्रवात था, यानी कि उड़ीसा वाला पहला, ये दूसरा, तो उड़ीसा के बाद ये पहला इतना विस्तृत रहा है। 13 मई 2020 को अंडमान और दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर निर्मित निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण ही इसका उत्पत्ति हुआ था। 18 मई 2020 को यह महाचक्रवात यानी सुपर साइक्लोन के रूप में परिवर्तित हो गया और इसकी जो गति थी 220 से 230 किलोमीटर प्रति घंटे है। सोच लीजिए। अम्फान जो नाम था ये थाईलैंड के द्वारा दिया गया था। अम्फान नाम की घोषणा वर्ष 2004 में ही कर दी गई थी। अगला निसर्ग चक्रवात आया था, तो 4 जून 2020 के मध्य भारत का महाराष्ट्र राज्य अरब सागर के ऊपर, अब देखिए निसर्ग कहाँ पे आया, अरब सागर में अम्फान आया बंगाल खाड़ी में। तो यह राज्य महाराष्ट्र राज्य और गुजरात राज्य अरब सागर के द्वारा निर्मित ये प्रचंड तूफानी चक्रवात से काफ़ी प्रभावित हुए थे। ठीक, इस चक्रवात की उत्पत्ति 31 मई 2020 को दक्षिण पूर्व और पूर्वी मध्य अरब सागर और लक्षद्वीप के ऊपर निर्मित निम्न दबाव क्षेत्र यानी लो प्रेशर एरिया की वजह से हुई थी। इसके बाद यह पूर्व मध्य अरब सागर के ऊपर गहन यानी डीप डिप्रेशन और उसके बाद 2 जून को जो चक्रवाती तूफान आया था साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में बदल गया और इसकी स्पीड देखें तो 120 से 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ठीक, इस प्रचंड चक्रवाती तूफान के रूप में महाराष्ट्र तट को ये पार कर लिया था और इसके पूर्व 11 नवंबर 2009 को यहाँ पे आया था फयान नामक चक्रवात, महाराष्ट्र तट को पार किया था और ज़्यादातर वहीं तट तक ही रह जाते थे। अगला हरिकेन डोरियन। हरिकेन डोरियन सितंबर 2019 में बहामास में हरिकेन डोरियन का कहर रहा है। बहामास से टकराने वाला सबसे तीव्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात था यह देश के इतिहास में सबसे भीषण और प्राकृतिक आपदा भी था। हरिकेन ने बहामास में तबाही मचाने के बाद अमेरिका के उत्तरी ओर बढ़कर कनाडा में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश की। साफिर सिम्पसन स्केल, यहाँ पे देखिए आपके यूजीसी में यही वाला प्रश्न पूछा गया था, वहाँ पे टार्नेडो को दिया था कि टार्नेडो का मापन किस स्केल से होता है। अब देखिए हमने ये आपको प्रैक्टिस सेट में भी कराए हैं। यहाँ पे देखिए साफिर सिम्पसन स्केल का मापन यानी कि हरिकेन का मापन किससे होता है, साफिर सिम्पसन स्केल से होता है। इसे श्रेणी 5 के साफिर सिम्पसन स्केल में शामिल किया गया, किसको, हरिकेन डोरियन को। ठीक, अगला देखिए पर्यावरण से रिलेटेड कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है। अब देखिए यहाँ से हो सकता है कि आपको लग रहा हो थोड़ा सा स्पीड होगा, तो स्पीड अच्छी बात इसलिए है कि यहाँ पे आपको केवल वीडियो 1 से 2 बार देख लेनी है। यदि आप हो सके तो कुछ चीज़ें पॉइंटर टाइप का नोट कर लीजिए, आपके लिए है, नहीं तो आप 2 बार देखेंगे वीडियो आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा करंट की चीज़ों में कुछ समझने वाली नहीं होती हैं, बस 1-2 बार आप देखेंगे तो आपको चीज़ें पकड़ में आ जाएंगी। ठीक, तो रामसर द्वारा भारत की 10 नई आर्द्रभूमियों को मान्यता दी गई है। अब देखिए प्रश्न आता है कि रामसर कहाँ पे है, तो रामसर ये आपका ईरान में एक स्थान है। चूँकि रामसर भारत से संबंधित लग रहा है नाम, तो इसलिए आपको कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना है। तो हाल ही में पीआईबी ये आपका देखिए एक चीज़ और, आपको कोई भी न्यूज़ का ऑथेंटिकेशन जांच करनी है यानी उसकी प्रामाणिकता पता करनी है, तो आप क्या करिए कि पीआईबी न्यूज़ का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। भारत सरकार के चाहे वो किसी भी मंत्रालय का कोई भी डाटा हो, कोई भी न्यूज़ हो, प्रधानमंत्री अपने कहाँ जा रहे हैं, राष्ट्रपति कहाँ जा रहे हैं, उपराष्ट्रपति कहाँ जा रहे हैं, कौन सा समझौता हुआ अन्य देशों के साथ, सभी कुछ आपका इस एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। यदि आप अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप पीसीएस दे रहे हैं, यूपीएससी देने जा रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ों को अपडेट करता है, तो आपके लिए ये ऐप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सरकारी ऐप है ये पीआईबी, ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। आप गूगल करके भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो इसके अनुसार जो है रामसर सम्मेलन में 10 नई आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रूप में निर्दिष्ट किया गया है और रामसर स्थलों की जो भारत में कुल संख्या हो गई 37 हो गई है।
ठीक, याद रखिएगा कितनी, 37। पिछले साल 27 था तो अब की 10 बढ़ गया तो 37 हो गया है। और कुल जो एरिया है तो 106, 79, 39। इस तरह से आप डेटा याद किया करिए। वैसे ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन एक डेटा आपके माइंड में बना होना चाहिए कि 106, 79, 39 इस तरह से डेटा याद किया करिए तो याद रहेगा। नहीं तो इस तरह से आपका 10,67,939 हेक्टेयर क्षेत्र आच्छादित है तो ये याद नहीं होगा। तो 106, 79, 39। नवनिर्दिष्ट जो रामसर सम्मेलन वाले स्थल हैं तो इसमें महाराष्ट्र का एक है नांदूर मधमेश्वर, पंजाब के 3 हैं, केशोपुर मियानी, ब्यास संरक्षण रिजर्व और नांगल, 3 हो गए पंजाब के। और यूपी के 6 हैं। अभी देखिए पीसीएस का जो पेपर हुआ है कल, वहाँ पे आपका ये पूछा गया था कि यूपी के कितने जो स्थल हैं वो रामसर सम्मेलन में शामिल हैं। तो नवाबगंज जो पक्षी अभयारण्य है 1 नंबर है, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य दूसरा है, तीसरा समान पक्षी अभयारण्य, चौथा समसपुर पक्षी अभयारण्य, 5वां सांडी है और छठा जो है सरसई नवर झील है। तो ये सभी आपके आर्द्र स्थल हैं, आर्द्र भूमियाँ हैं। आर्द्र भूमियों का जो अभिसमय है कन्वेंशन है उसको रामसर अभिसमय के नाम से जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो एरिया है शामिल जो किए गए हैं तो बहुत ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है इसमें। एक महाराष्ट्र का है नांदूर मधमेश्वर, केशव मियामी सामुदायिक रिजर्व जो है पंजाब का है, ब्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब का है, नांगल जो है पंजाब का रूपनगर में है। ठीक, और यूपी स्पेशल देख लें तो यहाँ पर देखिए नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव में है, पार्वती अर्गा गोंडा में है, समान पक्षी मैनपुरी में है, समसपुर रायबरेली में है, सांडी हरदोई, सरसई आपका इटावा में है। इस अभिमत समय का नामकरण जो है ईरान के शहर रामसर के नाम पे हुआ। 1971 में यहाँ पे अभिसमय पर ये सम्मेलन हुआ था। और हर साल जो है प्रत्येक देश को अपने क्षेत्र के अंतर्गत स्थित जो न्यूनतम एक आर्द्र भूमि स्थल को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि की सूची में शामिल कराए जाने के लिए नामित करना होता है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय और मॉन्ट्रेक्स जो एक रिकॉर्ड होता है वो रामसर भूमियों से ही संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची को रामसर सूची कहा जाता है। वर्तमान में रामसर सूची विश्व में संरक्षित क्षेत्रों का सबसे बड़ा नेटवर्क है और विश्व भर में जो इसके स्थल कितने हैं 2392। ठीक, अगला देखिए विश्व ई कचरा निगरानी रिपोर्ट। अभी कचरा आप कहेंगे ये क्यों देखा जा रहा है, तो ई कचरा इसलिए देखा जा रहा है कि फर्स्ट पेपर का आप सिलेबस उठाएंगे यूनिट नंबर 9 में ई अपशिष्ट प्रबंधन है, सिलेबस में ही मेंशन है डायरेक्ट, तो इसलिए देख लीजिए। तो वैसे कि कचरा निगरानी रिपोर्ट 2020 जारी किया गया, 3रा संस्करण था और ये वैश्विक ई कचरा सांख्यिक साझेदारी इसका रिपोर्ट का नाम था। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में विश्व रिकॉर्ड में 53.6 मिलियन मीट्रिक टन ई कचरे उत्पादन हुए। ई कचरा यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरा होता है, जो आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें यूज करते हैं, मोबाइल हो गई ख़राब हो गई तो फेंक देते हैं आप, खिलौने हो गए इलेक्ट्रॉनिक वाले ख़राब हो गए तो फेंक देते हैं आप, तो ये कचरा हो गए। औसतन 7.3 किलोग्राम प्रति व्यक्ति कचरा है, यानी कि एक व्यक्ति जो है लगभग 7.5 किलोग्राम कचरा उत्पन्न कर रहा है। 2014 से 2019 तक ये कचरा उत्पादन में 9.2 मिलियन मीट्रिक टन की वृद्धि हुई। ऐसा अनुमान है कि 2030 तक वैश्विक कचरा उत्पादन बढ़कर 74 मीट्रिक टन पहुंच जाएगा। इस प्रकार वैश्विक कचरे के वर्ष 2014 के मुकाबले 2030 तक मात्र 16 गुना में वृद्धि हुई है। और 2014 से लेकर 2019 के मध्य जो ई कचरा प्रबंधन राष्ट्रीय नीति या कानून विनिमय को अंगीकृत करने के लिए जो देश हैं वो 61 से पहले थे, अब 78 हो गए ई कचरा अधिनियम वाले देश। तो इसमें देखिए जो नंबर 1 पे हैं शीर्ष 5 ई कचरा उत्पादक वाले, तो चीन है, फिर यूएसए है, फिर भारत है। यानी भारत भी जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा प्रोडक्शन में 3रे नंबर पे है। और प्रति व्यक्ति में भारत का जो स्थान है यहाँ पे शीर्ष 5 में नहीं है। प्रति व्यक्ति में सर्वाधिक जो कचरा उत्पादन कर रहा है नॉर्वे है। ठीक, कचरा मुक्त शहरों की जो स्टार रेटिंग है उसको जारी किया गया और ये केंद्रीय आवासन शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 2019-20 के लिए जारी किया।
141 शहरों की जो स्टार रेटिंग प्रदान की गई उसमें 6 को 5 स्टार, 65 को 3 स्टार, 70 को 1 स्टार प्रमाणित किया गया है। 5 स्टार रेटिंग वाले जो शहर हैं अंबिकापुर छत्तीसगढ़, राजकोट गुजरात, सूरत गुजरात, मैसूर कर्नाटक, इंदौर मध्य प्रदेश, नवी मुंबई महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश के 6 शहरों अलीगढ़, गजरौला, गाजियाबाद, झांसी, लखनऊ, नोएडा को पहले स्टार की रैंकिंग दी गई है। ठीक, यहाँ पे देखिए यह स्टार रेटिंग ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के 25 प्रमुख मानदंडों पे दिया जाता है। तो ये भी आपके सिलेबस में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। टिड्डियों के प्रकोप की बात करें तो अभी हाल ही में 1 फरवरी 2020 को पाकिस्तान ने टिड्डी दल प्रकोप के कारण राष्ट्रीय आपात की स्थिति की घोषणा की थी। इसके बाद सोमालिया ने भी टिड्डियों के प्रकोप के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था। मई जून 2020 में भारत में राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, यूपी और मध्य प्रदेश में भारी मात्रा में टिड्डियों के झुंड देखे गए, जिन्होंने खड़ी फसलों, बागवानी फसलों और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाया। वर्तमान में रेगिस्तान टिड्डी दल नियंत्रण की प्राथमिक विधि ऑर्गेनोफॉस्फेट रसायन का छिड़काव है। टिड्डियों के प्रकोप को देखते हुए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने मई 2020 में मेसर्स माइक्रॉन यूके के साथ एक अनुबंध हस्ताक्षरित किया। इस अनुबंध के तहत क्या था कि यूके का एक संस्थान है 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर को उन्नत बनाएगा, जिसमें कीटनाशकों के छिड़काव के माध्यम से टिड्डियों के प्रजनन को रोक करने में मदद मिलेगी। 30 जून 2020 को केंद्रीय किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हवाई छिड़काव के माध्यम से टिड्डी दल पर नियंत्रण के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की। और इसके द्वारा क्या किया गया कि स्प्रे उपकरण के युक्त एक बेल हेलीकॉप्टर को ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से बाड़मेर के लिए रवाना किया गया। जो ल्यूकस थे मुख्यतः एक प्रकार के उष्णकटिबंधीय कीट होते हैं जो एक्रिडेट परिवार फैमिली से संबंध रखते हैं। टिड्डी सर्वभक्षी यानी कि प्रवासी कीट भक्षी होते हैं, जिनमें सामूहिक रूप से सैकड़ों किलोमीटर तक उड़ने की क्षमता होती है। ये एक प्रकार के सीमा पार कीट हैं जो फसलों को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाते हैं। तेजी से वनस्पति वृद्धि के उपज में भी ये कमी करते हैं। सूखे की उपयुक्त परिस्थितियाँ इनके ऊपर जो है सेरोटोनिन रसायन की वृद्धि होती है। इसकी वजह से क्या होता है, सेरोटोनिन की वजह से टिड्डियों में प्रजनन बढ़ जाता है। भारत में 4 प्रकार की टिड्डियाँ देखी गई: रेगिस्तान की टिड्डियाँ, प्रवासी टिड्डियाँ, बॉम्बे की टिड्डियाँ और वृक्ष टिड्डियाँ। टिड्डियों की प्रजाति में रेगिस्तानी टिड्डी सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, विनाशात्मक मानी जाती है और ये गर्मी और बारिश में देखी जाती है। प्रसिद्ध ग्रंथों जैसे ओल्ड टेस्टामेंट जो बाइबिल है, कुरान में रेगिस्तानी टिड्डियों को मानव जाति के लिए अभिशाप की भी संज्ञा दी गई है। टिड्डियों के दल में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले राज्य राजस्थान और गुजरात हैं। ठीक, वन स्थिति रिपोर्ट की बात करें तो इसको हमने आपको कराया है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 16वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जारी की दिसंबर में। किसने जारी किया? प्रकाश जावड़ेकर ने जारी किया। और ये किस आधार पे था? तो उपग्रह आंकड़ों के आधार पे था। कुल वनावरण 71.22 मिलियन हेक्टेयर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.67 है। ध्यान रखिएगा, कुल वनावरण की बात की गई है। ठीक, फॉरेस्ट कवर की बात की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वनावरण और वृक्षावरण कितना है? 24.56 है। ये याद रखिएगा। जब पूछे वनावरण और वृक्षावरण तो 24.56, केवल वनावरण पूछे तो 21.67। ISFR रिपोर्ट 2017 की तुलना में 2019 में 3976 किलोमीटर 3976 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि हुई। और कुल जो वृक्षावरण था यानी ट्री कवर एरिया था ये आपका 2.89। ठीक, कुल जो वृक्षावरण था ट्री कवर, फॉरेस्ट कवर कितना था? 21.67, ट्री कवर 2.89, तो ये आपका 24.56 टोटल। ठीक, और 544 वर्ग किलोमीटर जो इन जिलों में भौगोलिक क्षेत्र 40.30% है। और यहाँ से जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, उत्तर पूर्वी में जो वनावरण था 65.05 कुल भौगोलिक क्षेत्र का है। 2017 की तुलना में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि कर्नाटक में, सबसे कमी जो है मणिपुर में। देखिए ये महत्वपूर्ण है, याद रखिए।
ठीक। सर्वाधिक जो बनावट वाले 5 राज्य हैं मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है। कौन कौन सा? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। ट्रिक बना लीजिए यहाँ से, मरु छौम, मरु छौम। मस हो गया मध्य प्रदेश, रू यानी अरुणाचल, छ से छत्तीसगढ़, ओ से आपका उड़ीसा, म से महाराष्ट्र। सर्वाधिक बनावट प्रतिशतता वाले 5 राज्य, अब देखिए एरिया के अकॉर्डिंग कौन है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। और बनावट परसेंटेज में देखें तो परसेंटेज में जो आपका लक्षद्वीप नंबर 1 है, राज्यों में मिजोरम नंबर 1 है और अरुणाचल फिर मेघालय, यानी मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय परसेंटेज में है। और एरिया में मध्य प्रदेश, अरुणाचल, छत्तीसगढ़, यानी सेकंड नंबर पे अरुणाचल दोनों में है। सर्वाधिक बनावट प्रतिशतता वाले भारत के 5 राज्य, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड है। वृक्षावरण की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 राज्य वृक्षावरण में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। न्यूनतम कौन से हैं? सिक्किम, मणिपुर और त्रिपुरा है। ठीक। अगला है भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वृक्षावरण वाला राज्य केरल है। क्षेत्रफल में केरल है, किसमें? वृक्षावरण में, ट्री कवर में। मैंग्रोव आवरण में भारत तटीय राज्य क्षेत्रों में 4975 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इसमें शामिल हुआ है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। भारत में सर्वाधिक जो मैंग्रोव आच्छादित राज्य हैं कौन कौन से? पश्चिम बंगाल हो गए, गुजरात हो गए, अंडमान निकोबार है, आंध्र प्रदेश है। जबकि 4 मैंग्रोव आच्छादित जिले कौन से सर्वाधिक है? 24 परगना है और कच्छ गुजरात है, उत्तरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जामनगर गुजरात है। देश के कुल मैंग्रोव आवरण में पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले का जो योगदान है 41.85 है। ठीक। भारत के कुल वन क्षेत्र का जो, अब यहाँ पे देखिए रिकॉर्डेड जो फॉरेस्ट एरिया होता है वो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.88% है और कुल वन क्षेत्र का कितना है? 2.17 है। उत्तर प्रदेश में जो कुल वन आवरण है राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.15 है। ठीक। और कुल वृक्षावरण 3.05 है। कुल वनावरण और वृक्षावरण राज्य में यानी यूपी में 9.20 है। और जो जिले हो गए सोनभद्र, किरी, मिर्ज़ापुर, और परसेंटेज में सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत। अब देखिए यहाँ से आपका याद रखिए जो अति सघन, मध्यम सघन, खुले वन, तो अति सघन जो है भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंटेज है? ये आंकड़ा 2019 का है, ये 2017 का है, तो इसको भूल जाइए, इसको याद कीजिए। अति सघन में 3.02, मध्यम में 9.38, खुले वन में 9.26, ये परसेंटेज है। कभी कभार ये पूछ देता है, याद रखिएगा, क्रम भी पूछ देता है कि निम्न में से सघन वनों में कौन सबसे ज़्यादा है? तो खुले वन, तो मध्यम सघन वाले हैं, फिर उसके बाद खुले वन है, फिर अति सघन है। कुल वनावरण में आपका 21.6 है, फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर 2.89 है, टोटल 24.56 है। सबसे ज़्यादा जो वृद्धि देखी गई कहाँ पे? कर्नाटक में। सबसे कमी कहाँ पे? मणिपुर में, कंपैरिजन में 2017 से 2019 में। झाड़ियों की बात करें तो 1.41 पूछा नहीं जाता, वैसे देख लीजिए, गैर वन 76.92। अगला है सतत नाइट्रोजन प्रबंधन पर कोलंबो घोषणा हुई है, तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जो सदस्य देश हैं सतत नाइट्रोजन प्रबंधन पर कोलंबो घोषणा को अपनाया है और ये आपका एक रोड मैप है। इस तहत क्या होगा कि 2030 तक नाइट्रोजन कचरे को आधा करने का लक्ष्य रखा गया है। 2019 में ओजोन क्षेत्र का क्षेत्रफल जो न्यूनतम हो गया, नासा ने ये बताया, और अभी जो आपका लॉकडाउन में था इसमें लगभग आपका ख़त्म हो गया, बंद हो गया है। तो इसमें क्या था कि ये पर 2019 में ओजोन क्षेत्र वर्ष 1982 के बाद सबसे छोटा देखा गया अभी,
सितंबर अक्टूबर 2019 में अंटार्कटिका के ऊपर जो है अपर एटमॉस्फेयर में असामान्य मौसम परिस्थितियां देखी गई, जो ओजोन डिप्लेशन को प्रभावशाली रूप में सीमित कर दिया। सितंबर अक्टूबर महीने में ओजोन क्षेत्र का जो क्षेत्रफल था 8 मिलियन वर्ग मील देखा था, लेकिन 2019 में जो है यह क्षेत्र अधिकतम 6.3 मिलियन वर्ग मील हो गया। ठीक, और अंत तक अक्टूबर के आपका 3.9 हो गया। तो अब तक जो है ये सबसे छोटा छिद्र रहा है। 40 वर्षों में यह तीसरा अवसर है जब मौसमी परिस्थितियों का ओजोन रिक्तीकरण की प्रक्रिया को सीमित किया गया। इसके पूर्व सितंबर 1988 2002 में अंटार्कटिका के ऊपर समताप मंडल में ऐसी मौसमी परिस्थिति की वजह से ओजोन छिद्र सामान्य से छोटा हो गया था। अगला है मोजाइक मिशन। मोजाइक मिशन क्या है कि जर्मनी अनुसंधान जलपोत पोलर स्टर्न अंटार्कटिका जलवायु के अध्ययन हेतु ट्राम्सो नॉर्वे से रवाना हुआ है। अंटार्कटिका के यानी आर्कटिक के जो जलवायु है उसका स्टडी करने के लिए यह पोत आर्कटिक महासागर में जो समुद्री बर्फ है उसके बहाव के सहारे धीरे धीरे गति कर अनुसंधान संचालित करेगा। और इस अभियान को मोजाइक का फुल फॉर्म क्या, द मल्टी डिसिप्लिनरी ऑब्जर्वेटरी फॉर द स्टडी ऑफ आर्कटिक क्लाइमेट नाम दिया गया है। 19 देशों के कुल 600 अनुसंधानकर्ता इसमें भाग ले रहे हैं। यह अभियान जर्मनी स्थित अल्फ्रेड वेगनर इंस्टीट्यूट, हेल्महोल्ट्ज सेंटर फॉर पोलर एंड मरीन रिसर्च के नेतृत्व में संचालित किया जा रहा है। आर्कटिक जलवायु प्रणाली हेतु मध्य आर्कटिक महासागर में संचालित होने वाला यह पहला 1 वर्षीय अभियान है। अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक विज्ञान समिति के तत्वावधान में विश्व के अग्रणी जो ध्रुवीय अनुसंधान संस्थान है उनको एक अंतर्राष्ट्रीय कंसोर्टियम ने इस परियोजना का डिजाइन किया है। ठीक, अगला है कुछ दिवस है महत्वपूर्ण है। विश्व महासागर दिवस, जो इसकी थीम है एक सतत महासागर के लिए नवाचार, 8 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस की बात करें तो जैव विविधता संरक्षण इसका थीम था। टैगलाइन क्या था, प्रकृति के लिए समय, टाइम फॉर नेचर। ठीक, तिथि तो जान ही रहे आप लोग। जैव विविधता की बात करें तो 22 मई 2020 को हमारे समाधान प्रकृति में निहित है, आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, इसका मेन थीम था। और अगला यहाँ पे हम लोग देखें तो विश्व पृथ्वी दिवस, ये महत्वपूर्ण है। तो जलवायु कार्यवाही यानी क्लाइमेट एक्शन 22 अप्रैल को मनाया जाता है, थीम इसका रहा है ये। मौसम विज्ञान की जो थीम थी जलवायु और जल, 23 मार्च को मनाया जाता है ये। वन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, वन और जैव विविधता फॉरेस्ट एंड बायोडायवर्सिटी थीम रही है, 21 मार्च 2020 को मनाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न, चंडीगढ़ के सुखना झील का निर्माण किसने कराया? CDA ने यानी चंडीगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, या ली कार्बूजियर ने, या जमदेश्वर ने, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? ली कार्बूजियर ने ही पूरे चंडीगढ़ का मैप बनाया था। अभी हाल ही में 2 केंद्र शासित प्रदेशों को विलय किया गया आपस में। तो इस दोनों को विलय करने के बाद इसकी राजधानी क्या घोषित की गई, और इसके बाद कितने राज्य हो जाएंगे? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो इसकी राजधानी क्या होगी? दमन दीव, दमन, इनमें से कोई नहीं। तो जो केंद्र शासित प्रदेश हैं दादर नागर हवेली और दमन दीव को आपस में मिला दिया गया है, इसकी जो राजधानी होगी दमन होगी। अगला SDSN का पूरा नाम क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सर्विंग नेटवर्क, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, सॉल्यूशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका हो जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ सॉल्यूशन नेटवर्क। ठीक, SDG जो सूचकांक है, अब देखिए यहाँ पे आप देख लीजिएगा SDG और MDG, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, इन दोनों के गोल को रट डालिए। यदि इन दोनों के गोल आप रट डालेंगे तो एक प्रश्न तो 100% आपको UGC के फर्स्ट पेपर में तो आप करेंगे। ठीक, तो ये SDG का जो सूचकांक 2020 है, इसमें पहले नंबर पे कौन रहा और भारत का कौन सा प्लेस है? तो पहले नंबर पे आपका स्वीडन 117 भारत का है, डेनमार्क 117 भारत है, नॉर्वे पहले पे 117 भारत, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्वीडन 117 भारत, स्वीडन पहले पे 117 भारत है।
पेरिस समझौता कब हुआ, वर्तमान में इसके पक्षकार देशों की संख्या कितनी है। तो पेरिस जो क्लाइमेट पैक्ट हुआ था कब हुआ था, 2015 में। सदस्य देश जो इसके पक्षकार हैं जिन्होंने अनुमोदन कर दिया है, अनुसमर्थन कर दिया है 189। ISA का मुख्यालय यानी कि इंटरनेशनल सोलर एलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन या गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पे है, यूपी, गुरुग्राम, मुंबई, दिल्ली। सही उत्तर क्या हो जाएगा, गुरुग्राम, हरियाणा में। और ISA आपका पेरिस जलवायु समझौते के दौरान बनाया गया था भारत और फ्रांस के सहयोग से। समझ में आई बात। तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रश्न हमने ऐड नहीं किया, ठीक। तो ये आपके लिए पूरा टोटल वीडियो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो भले लंबा है लेकिन टोटल आपका जो इन्वायरमेंट है और ज्योग्राफी है को टोटल करंट आपका इसी वीडियो से हो जाएगा, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।